हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सबसे पहले बात करते हैं हम 10 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन की, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स को डिसॉल्व कर दिया है। सिंपल शब्दों में कहे तो उनको अपने बेसिकली काम से हटा दिया गया है। सो हुआ क्या है, देखो, देयर वाज अ स्टैटिस्टिकल कमेटी जिसका मेन काम था स्टैटिस्टिकल सर्वेस को प्रॉपर्ली चेक करना। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है हमारा, वो जो स्टैटिस्टिकल सर्वेस करता है, जैसे बहुत सारे सेंसस करता है, बहुत सारे डेटा वगैरह निकालता है, कलेक्ट करता है, उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली चेक करना, ये सब उसका मेन काम हुआ करता था। बट उसको रिसेंटली डिसॉल्व कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है गवर्नमेंट से। नाउ हुआ ये है कि रिसेंटली बहुत सारे सेंसस वगैरह होने थे, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था, मतलब प्रॉपर्ली वो टाइम पे काम नहीं हो पा रहा था। सेकंड, जो पैनल मेंबर्स थे वो लोग लगातार गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था, बेसिकली दोनों चीज़ों के कारण ही उस पर्टिकुलर कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। इस कमेटी को 2019 में बनाया गया था, जिसका मेन काम, जैसा हमने ऑलरेडी बात की, स्टैटिस्टिकल सर्वेस करवाना था और उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करना कि टाइमली सारी की सारी रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, सेंसस डेटा सब कुछ बाहर निकले। बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। सो इससे पहले एक ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल सर्वे चल रहा था, जो जिसको 2016 में बनाया था, 2019 तक का था, 3 साल का उसको टेन्योर मिला था। उसके बाद 2019 में एक न्यू कमेटी को बनाई गई थी, उसी कमेटी को रिसेंटली डिसॉल्व कर दिया गया है। तो जैसा हमने बात की, इसका प्राइमरी रोल क्या था, इसका मेन रोल ये था सुपरवाइज करना है पूरी कंट्री में जितने भी स्टैटिस्टिकल सर्वेज हो रहे हैं, कोई भी सेंसस हो रहा है, कोई भी डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो वो एक्यूरेटली हो, टाइमली हो, ये सब चीज़ें चेक करना इस पर्टिकुलर कमेटी का मेन काम था। राइट, देखो, इसका मेन काम ही ये था कि उसको टाइमली डेटा वगैरह प्रोवाइड करना था, बट ऑब्वियसली वो टाइमली डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाए, दैट इज़ वाई इट वॉज डिसॉल्व्ड। नाउ समझते हैं कुछ डिसएडवांटेज क्या हुए हैं, क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस थे। सबसे पहली चीज़ तो, जिस कमेटी को हटाया गया है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब मॉस्पी जो है, वो ऑलरेडी सेम ऐसा ही काम कर रहा है। मतलब मॉस्पी ऑलरेडी वहीं पर है ओवरसी करने के लिए स्टैटिस्टिकल चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद एक न्यू कमेटी का बनाया जाना कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस की बात करता है, ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है। मतलब दो डिफरेंट एजेंसीज को आपने सेम काम दे दिया है, उसके कारण भी दोनों ही कन्फ्यूज है कि एग्जैक्टली काम किसका है। सेकेंड, ये जो कमेटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ का डायरेक्टिव नहीं देता, जब तक गवर्नमेंट खुद आके सामने से बोलता नहीं है, तब तक वो पर्टिकुलर जो कमेटी है वो कुछ काम नहीं करती थी। तीसरी, ये जो डिसोल्यूशन हुआ है, इसके कारण भी ऑब्वियसली डिले और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज फिर कुछ सुपरवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी। वो सुपरवाइजरी बॉडी अगर अपनी तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी, वो अपने हिसाब से डेटा को जो भी सेंसस वगैरह है उसको मॉडिफाई करवाएगी, और उसके कारण माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो भी क्रिटिकल सेंसस, जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा हमारे इंडिया में आने वाला था शॉर्ट टर्म में, वो कहीं ना कहीं अब डिले हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं आ पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट न्यूज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट कॉपर और कॉपर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के और वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो ध्यान रखिएगा, कॉपर एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए। बिकॉज जो हम विंड टर्बाइंस बनाते हैं विंड पावर के लिए, उसमें भी, और जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाते हैं, दोनों जगहों पर कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉपर का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो लगातार रिड्यूस हो गया है, और उसके कारण हम डिपेंडेंट हो गए हैं कॉपर के इंपोर्ट्स के ऊपर। अब अगर हम इंडिया के कॉपर इंपोर्ट्स की बात करें तो वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में, यानी कि 2019-20 में हम 1,30,000 टन ऑफ कॉपर को हम इंपोर्ट कर रहे थे। वहीं फाइनेंशियल ईयर तो 2024-25 जो अभी चल रहा है, उसमें हमने ऑलमोस्ट देखो डबल कर दिया है, यानी कि 2,26,000, 2,60,000 इतने टन कॉपर को अभी हमें भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके कारण ऑब्वियसली हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हिट कर गई है, और हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है कॉपर के ऊपर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर आप 19-20-21 का एक कंपैरेटिव फिगर लें तो ऑलमोस्ट 11% पर ईयर के हिसाब से हमारा जो कॉपर प्रोडक्शन है पर ईयर वो रिड्यूस हो रहा है। उसके कारण हम उतने ही परसेंटेज से, यानी कि 11% से हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस होकर के हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जैसे कि हिंडाल्को कंपनी है, वेदांता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ये सब ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर के कॉपर प्रोडक्शन को फिर से एक बार इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं।
अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट ने 2016 से लेकर आज तक यानी कि पिछले 8 सालों में सिर्फ और सिर्फ 4 डिफरेंट कॉपर ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग की है और उन सब का साइज भी 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। इसके कारण ये कमर्शियली वायबल नहीं है कि 1 किलोमीटर से भी कम एरिया में आप कॉपर को ढूंढना स्टार्ट करें और किसी कंपनी को आप ऑक्शनिंग का लाइसेंस दें और फिर जाकर वो पर्टिकुलर कंपनी वहाँ जाकर काम करे, बट उसको कोई भी वायबल चीज़ ना मिले तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं होगा, राइट। और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे एंड दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज इसमें इंटरेस्ट भी नहीं शो कर रही हैं। अगर आप कॉपर की डिमांड की बात करें ग्लोबल लेवल पे तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड लगातार ग्रो हो रही है। नाउ उसका जो क्रिटिकल रोल है, स्पेशली जैसा हमने बात की ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, उसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंडिया की जो इनएबिलिटी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ऑब्वियसली उसके कारण हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, इंपोर्ट रिलायंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और कुछ जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे कि चाइल हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, देन पेरू है, इन सब के ऊपर हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। इंडिया का फ्यूचर भी जो इंपोर्ट्स का है वो भी इन्हीं 3 मेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि चाइल, डीआरसी और पेरू, ये तीनों ही मेन कंट्रीज़ है जहाँ से कॉपर को इम्पोर्ट किया जाता है, स्पेशली इंडिया भी जहाँ से इम्पोर्ट करता है। नाउ समझते हैं कॉपर प्रोडक्शन को एक्सपेंड क्यों नहीं किया कर सकते हैं इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। एक पर्टिकुलर फाइल को पास कराने के लिए यहाँ पर सालों साल लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर कॉपर प्लांट अगर हमें मिलता है यहाँ पर तो उसको प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट कराने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सही नहीं है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर एज कम्पेयर टू कॉपर्स एंड बाकी जो मिनरल्स है उसमें। इसके अलावा जहाँ पर भी कॉपर के माइनिंग एरियाज प्रेजेंट है वहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर हमारे पास लोग नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है कॉपर प्रोडक्शन का वो अफेक्ट होता है, राइट। इसके अलावा कॉपर को निकालने का कॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम, 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम यहाँ पर एरिया है जिसके अंदर कॉपर है ना। उसको निकालने में मेरा जितना पैसा जाएगा, जितनी मशीन्स का मैं लागत लगाऊंगा, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा, उससे बहुत कम मेरे को रिटर्न्स मिलने वाला है। ऑब्वियसली दैट इज़ वाई मेरा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण भी बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत सारे हैं, राइट। माइनिंग ऑपरेशन करते टाइम बहुत लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारा डस्ट वहाँ पर होता है, आसपास के लोकल एरियाज को बहुत सारा हेल्थ हजार्ड्स होता है, वो सब भी अलग प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली मिल करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कॉपर को एक्सप्लोर करने में, मतलब अगर आपको एक न्यू कॉपर माइन ढूंढने में और फिर उसको माइन करने में एक एवरेज टाइम जो लग रहा है भारत में वो 17 ईयर्स का है, मतलब 17 साल लग रहे हैं आपको एक न्यू कॉपर की खान ढूंढने में, माइन ढूंढने में, देन उसको एक्सप्लोर करके बाहर निकाल के कमर्शियली वायबल बनाने में 17 लॉन्ग ईयर्स लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड आज की है, मतलब करंट डिमांड जो हमारी वो ज़्यादा है। अब 17 साल के बाद अगर हम जाकर टाइम अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम तक तो हमारी डिमांड और ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई होगी, तब तक हमारी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। बट वही बात है, द डिफरेंस बिटवीन द करंट डिमांड एंड द प्रोजेक्टेड डिमांड वही एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राइट नाउ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना होगा। आपको ये 17 ईयर्स का पीरियड जो है डाउन करके 1 ईयर्स तक लेकर आना होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करके डोमेस्टिक माइनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा प्रमोट करना होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमें कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना होगा सो दैट कंपनीज को गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, सो दैट उनको प्रोडक्शन बूस्ट करने में बेसिकली हेल्प मिले। और इस तरीके से जाकर हम अपने कॉपर के प्रोडक्शन को फिर से एक बार डोमेस्टिकली प्रमोट कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे अपने इम्पोर्ट डिपेंडेंस को, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ हम बात करने वाले हैं चाइना और रशिया के जॉइंट नेवल और एयर ड्रिल्स के बारे में। नाउ दोनों ही कंट्रीज ने साथ मिलकर नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नाम का एक न्यू मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया है बेसिकली, जो कि सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोटस्क जो जापान के पास में ही है वहीं पर किया जाएगा सितंबर 2024 के अंदर। तो इस पर्टिकुलर ड्रिल में ऑब्वियसली चाइना और रशिया दोनों ही अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, किस तरीके से दोनों बहुत साथ हैं, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं नाउ। बट ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना यहाँ पर रशिया को एक ऐसे टाइम में सपोर्ट कर रहा है जिस टाइम रशिया यूक्रेन का वॉर फाइट कर रहा है। तो रशिया ऑलरेडी सैंक्शनड है बाय द एंटायर वेस्टर्न कंट्रीज, बट इसके बावजूद चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। अब देखो ये कोई अकेली ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है जो दोनों कंट्री साथ में मिलकर कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले दोनों ने साथ में मिलकर ग्रेट ओशियन 2024 भी किया था। सो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 और ग्रेट ओशियन 2024 किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है। तो सिंपल आंसर है चाइना एंड रशिया, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने पब्लिकली रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए मना कर दिया है अबाउट इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन।
ऑब्वियसली चाइना का इसमें खुद का इंटरेस्ट है। जिस तरीके से इंडिया अपने खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करता है, सिमिलरली चाइना के लिए भी रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बिकॉज चाइना और रशिया दोनों ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट रहते हैं। तो चाइना और रशिया साथ में मिलकर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सैंक्शंस है उसको रोक सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो रिलायंस है उसको रोक सकते हैं और आपस में एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई चाइना राइट नाउ सपोर्ट कर रहा है रशिया को डिस्पाइट इट्स यूक्रेन का इन्वेजन। और एक चीज़ ये भी है कि चाइना लगातार रशिया के ऊपर देख रहा है, बिकॉज वेस्टर्न सैंक्शंस, वेस्टर्न कंट्रीज जो है किस तरीके से रशिया के अगेंस्ट दांव खेलती है, वो इस बात पर को आगे जाकर निर्भर करेगा कि चाइना आगे जाकर ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, या फिर कितनी जल्दी करेगा। ये सब चीज़ें इसी बात पर डिपेंडेंट होती हैं। एक तरफ तो चाइना ने डायरेक्टली कभी भी कोई मिलिट्री सपोर्ट रशिया को प्रोवाइड नहीं किया है, बट वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न सैंक्शंस को खत्म करने के लिए चाइना ने रशिया की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, स्पेशली एज अ क्रिटिकल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल, गैस, ये सब रशिया को प्रोवाइड कराता रहा है टाइम टू टाइम। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। नो लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी ने अभी टेम्परेली अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। सो अगले 6 महीनों के लिए जर्मनी ने अपने सारे के सारे लैंड बॉर्डर्स को बंद कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 16 सितंबर। एम यह है कि बेसिकली वो इरेगुलर माइग्रेशन को और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि टेररिज्म है सिंपल वर्ड्स में, इन दोनों चीज़ों को रोकना चाहता है। देखो हो क्या रहा है कि जितने भी जर्मनी के आसपास के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जब भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग भाग करके जर्मनी की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण जर्मनी में लगातार इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन होने के कारण जो जर्मनी का रिसोर्स है उसके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है। वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट रिसोर्स ऑब्वियसली भी उतना ही है। और इलीगली आने के कारण ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जैसे टेररिज्म का फॉर्म ऑफ वायलेंस जो है वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स देखा जा रहा है। ये सब चीज़ें रोकने के लिए जर्मनी ने अपने बॉर्डर्स को बंद करने का डिसाइड किया अगले 6 महीने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले यूरोपियन यूनियन, जिसका जर्मनी भी एक पार्ट है, उस यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक न्यू माइग्रेंट पॉलिसी बनाई है 2024 के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो है वो साथ में मिलकर बर्डन शेयरिंग करेंगे माइग्रेशन का। बेसिकली मतलब जब भी कोई माइग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी तो सारी कंट्रीज आपस में कुछ कुछ माइग्रेंट्स को बांटेंगे, सो दैट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे स्पेसिफिक प्रेशर ना आए। अब जर्मनी ने बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट आकर काम किया है, इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट आकर काम किया है, तो ऑब्वियसली वो आसपास की कंट्रीज से डिसएग्रीमेंट्स उसको मिलेंगे। स्पेशली ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी की जो बॉर्डर है वो सबसे लंबी बॉर्डर है, लंबी लैंड बॉर्डर है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऑस्ट्रिया में जब भी कोई माइग्रेशन प्रेशर आता है तो वो कुछ माइग्रेंट्स को जर्मनी की तरफ बेसिकली डाइवर्ट कर देता है एज पर द ईयू पॉलिसी, एज पर यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी जो बर्डन शेयरिंग पॉलिसी है। उसके तहत अगर ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो जर्मनी में भी ट्रांसफर करता है। अब बिकॉज जर्मनी ने अपने बॉर्डर ही बंद कर दिया है तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसके कारण ऑस्ट्रिया के अंदर रिसोर्स क्रंच बढ़ेगा, उसके अंदर जो माइग्रेशन का प्रेशर है वो लगातार बढ़ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर अब देखना ये होगा कि यूरोपियन यूनियन और स्पेशली ऑस्ट्रिया जो है वो किस तरीके से इसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। ना जर्मनी जो है ट्रेडिशनली एक ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी रही है, मतलब उसने लगातार ही बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ किया है अपनी कंट्री में आने का। स्पेशली 2015 में जो रेफ्यूजीज़ आए थे उस टाइम उसने सीरिया के बहुत सारे लोगों को अलाउ किया था अपनी कंट्री में आने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारा पॉलिटिकल, बहुत सारा सोशल प्रेशर के कारण करंटली वो ऐसा नहीं कर पा रहा और उसने अपने बॉर्डर को बंद करने का डिसीजन किया है। सो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में पूछा सकता है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है माइग्रेशन को रोकने के लिए? द आंसर विल बी जर्मनी ऑफ कोर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यू पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सक्तान थाम्पुरान, जिनको राजा रामा वर्मा भी बोला जाता है। ऑब्वियसली वो केरला के, यानी कि केरला में जो कोचीन किंगडम है वहाँ के वो राजा हुआ करते थे 1790 से लेकर 1805 के बीच में। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। कोचीन के जो किंगडम था उस टाइम में उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में और ज़्यादा केपेबल बनाने में। नाउ सक्तान ताम्पुरान जो है वो पावर में आते हैं 1790 में, लेकिन वो पावर कंसोलिडेट कर पाते हैं 796 के आसपास में। और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली कर लिए थे और दोनों ही ने साथ में मिलकर काफ़ी अच्छा तरीके से ट्रेड किया था। इसके अलावा दोनों ही यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो सक्तान ताम्पुरान थे उन्होंने अपना जो बेसिकली रॉयल सीट था, मतलब कैपिटल था, उसको तिरुवनंतपुरम से हटा करके थ्रिसूर में चेंज कर दिया था। तो थ्रिसूर में बेसिकली थ्रिसूर का डेवलपमेंट जो है, थ्रिसूर का जो ओवरऑल कल्चरल कमर्शियल डेवलपमेंट, ये सब का सब जो बेसिकली जो जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो सक्तान ताम्पुरान यानी कि राजा रामा वर्मा को जाता है, राइट। इसके अलावा उन्होंने थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल, जो कि केरला में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसको प्रमोट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इनके नाम बारे में भी। इनका नाम सिंपली कोचीन के नाम से याद रखिएगा, कोचीन के साथ इनका कनेक्शन है और थ्रिसूराल जो पूरम फेस्टिवल है इसको प्रमोट करने में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है।
सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।